हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर जो कि है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, बेसिकली इससे पहले हमने दो चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं और जो मैंने समझ में आया है, देखो मैं ना डेली बेसिस पर सीख ही रहा हूँ कुछ, कैसे रिप्रेजेंट करना है। बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि प्रेजेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अगर मैं आपके सामने अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाऊँ, पीपीटी को उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ, तो शायद आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये एक तरीके से जर्नी है जो कि मैंने स्टार्ट की हुई है एंड धीरे धीरे मैं इम्प्रूव करता ही जाऊंगा। और आई थिंक कि मैं एक बेस्ट तरीके से आपको पढ़ा पाऊँ और एक अच्छे तरीके से, जिससे कि आपको मैथ समझ में आने लगे और आपको टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चलो थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। क्या कह रहा है कि पेयर, एक तो पहला यहाँ पे कुछ वर्ड है, कीवर्ड्स है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है। आज जहां पे भी अगर लीनियर इक्वेशन का केस आ गया, दैट मीन्स पावर क्या होगा, पावर क्या है, दैट मीन्स डिग्री क्या होगी उस पॉलिनोमियल की या उस इक्वेशन की। डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होगी, डिग्री ऑफ इक्वेशन होगा 1। ठीक है, अगर डिग्री ऑफ इक्वेशन 1 है तो दैट मीन्स वो लीनियर इक्वेशन है। अगर डिग्री ऑफ इक्वेशन 2 है तो वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर डिग्री ऑफ इक्वेशन 3 है तो क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। तो हम ये यहाँ पे पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन। अच्छा, एक तो पहला लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया। इन टू वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स क्या होना चाहिए, टू वेरिएबल्स होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स मान लो कि ये होगा आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे आप देखो इस इक्वेशन में कि एक तो दो वेरिएबल है, एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल्स है। एंड ए क्या है, कोफिशिएंट है। क्या है, कोफिशिएंट है। किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और बी क्या है, कोफिशिएंट है। किसका कोफिशिएंट है, वाई का, कोफिशिएंट ऑफ वाई। एंड सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। क्या है, कांस्टेंट टर्म है ना। तो ये आपका क्या होगा, और इक्वल टू लग गया, दैट्स वाई इसको इक्वेशन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। अगर मैं इसको बात करूं कि इस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो क्या है, 1 है, क्योंकि x की पावर भी 1 है, बी वाई की पावर क्या है, 1 है। तो लीनियर इक्वेशन है और इन टू वेरिएबल्स है, और दो वेरिएबल्स है x और y, टू वेरिएबल्स है। तो यहाँ पे ये चीज हो गया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लेकिन जब ये लग गया पेयर, अब पेयर का मतलब समझो। पेयर का मतलब हुआ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, a2x प्लस v2y v2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स ये क्या है आपका, ये था आपका, मान लो कि पहला वाला जो था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लेकिन जब ऐसे दो है जिसको कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या कहेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब समझ में आया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किसे कहेंगे। इसी चीज को समझना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ आपको, देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किस फॉर्म में है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहाँ पे ए बी एंड सी क्या है, रियल नंबर्स होंगे एंड एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स। और ए क्या होगा, कोफिशिएंट होगा एक्स का, बी कोफिशिएंट होगा वाई का, और सी क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, जो हमने आगे बात करी। ये क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। इसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है, एंड ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो। अब कंडीशन ये भी होनी चाहिए कि ए और बी जीरो नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। नहीं तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स रह ही नहीं पाएगा। आप इमेजिन करो ऐसा अगर हो जाए तो क्या होगा, जीरो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स सी इक्वल टू जीरो। यही तो हुआ, बी वाई का मतलब जीरो वाई, बी की जगह पे क्या, जीरो। तो ये तो खत्म ही होगा क्योंकि इनकी वैल्यू तो कुछ रही ही नहीं, है ना, क्योंकि जीरो का जीरो ही होगा। जीरो प्लस सी इक्वल टू जीरो। सो दैट मीन्स ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स तो रहे नहीं। तो इसलिए ए इज नॉट इक्वल टू जीरो की कंडीशन होनी चाहिए एंड बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो की कंडीशन होनी चाहिए। ठीक, तो ये चीज होगी। अब इनके सॉल्यूशंस निकालते हैं, है ना, किस तरीके से जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है इनको कैसे सॉल्व किए करते हैं। इसके दो तरीके, एक ग्राफिकल मेथड है और एक एल्जेब्रिक मेथड है। ठीक है, दो तरीके, कौन से, ग्राफिकल मेथड एंड एल्जेब्रिक मेथड। तो हम पहला स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड। अब ये समझ में आ रही है बात, क्या है, सॉल्विंग का मतलब सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है।
दैट मीन्स एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। वो कैसे करेंगे, तो ग्राफिकल मेथड से निकाल सकते हैं और एक अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करते हैं। चलो तो फर्स्ट हम करेंगे ग्राफिकल मेथड से। किससे, ग्राफिकल मेथड से। आई होप आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा जो भी चीज समझाई जा रही है। एंड नाउ स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकल मेथड से समझना हमें, किससे समझना है, ग्राफिकल मेथड से। तो चलो थोड़ा सा मैं तुम्हें डायग्राम दिखाता हूँ। ये देख रहे हो आप, ये एक तरीके से क्या है, यानी आप देखो ये इक्वेशन की लाइन है, ठीक है, और ये एक इक्वेशन की लाइन है। ये किसी जगह पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हो इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। चलो यहां पर आओ, इसमें देखो आप, ये एक लाइन है और एक ये लाइन है जो डॉट डॉट वाली रेड कलर की है ना। ये दोनों अलग अलग, ये कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। पैरेलल लाइंस का केस आ जा रहा है। किसका केस आ जा रहा है, पैरेलल लाइंस का केस आ जा रहा है। थोड़ा थर्ड आते हैं, यहाँ पे देख रहे हो आप, एक लाइन है और इसके ऊपर ही दूसरी लाइन भी है। जैसे आप देखो ब्लू कलर का जो दिख रहा है आपको, ब्लू कलर, वो आपका क्या है, एक लाइन है, और जो दूसरी वाली है वो दूसरा लाइन है उस लाइन की इक्वेशन का। तो उस पे जो देख रहे हो आप, एक के ऊपर एक कोइंसाइड, कोइंसिडेंट है ना, कोइंसाइड है, क्या है, कोइंसाइड लाइंस है, ठीक। दैट मीन्स एक दूसरे के ऊपर चल रहा है ना। तो ये क्या है आपका, ये भी एक तरीके से ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है। अब तीनों में वेरिएशन क्या है, वेरी क्यों कर रहा है। जैसे आप देखो ये कोइंसिडेंट लाइंस हो रही है, यहाँ पे पैरेलल लाइंस का केस आ जा रहा है, यहाँ पे आप यूनिक सॉल्यूशन का केस पढ़ रहे हो, मतलब सॉरी इंटरसेक्टिंग लाइन का केस पढ़ रहे हो। क्या मतलब है इसका, है ना, इसका मतलब क्या है। चलो तो इसी को हम डिस्कस करने वाले, यही था ग्राफिकल मेथड्स, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, मैं एक चीज थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूंगा कि ना, अगर सॉल्यूशन निकल रहा है, अगर सॉल्यूशन निकल रहा है, एक मिनट यहां पर आओ, ठीक, अगर सॉल्यूशन आ रहा है, इसको करते हैं पेयर ऑफ, एक मिनट थोड़ा सा इसको साइज इंक्रीज करते हैं, पेयर ऑफ, ठीक है, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variables, if pair of linear equation in two variables have solution, अगर सॉल्यूशन है, मतलब अब यहाँ पे क्या मतलब है, इफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैव सॉल्यूशन। अब अगर सॉल्यूशन आ रहा है मतलब आंसर आ रहा है, आंसर का मतलब हुआ कि x एंड y की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो रही है, हमें फाइंड आउट हो रही है, y की वैल्यू हमें क्या हो रही है, फाइंड आउट हो रही है ना। y की वैल्यू, x और y की वैल्यू हमें क्या हो रही है, फाइंड आउट हो रही है। सो दैट मीन्स कि वो कभी भी क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, ठीक। यानी अगर आप यहां पे पढ़ोगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे, क्या होंगे, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे। ध्यान से देने की बात है, क्या कहा मैंने अभी तक, समझ में आया आपको। एक मिनट इसको थोड़ा इरेज करते हैं। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा कौन, ठीक है, जिसका सॉल्यूशन होगा, ध्यान देने की बात क्या है, कंसिस्टेंट, जिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकल रहे हैं, चाहे वन सॉल्यूशन निकले, चाहे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकले, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकले, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये होना चाहिए कि सॉल्यूशन निकल रहा हो, सॉल्यूशन निकल रहा हो, तो वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। समझ में आई बात, जिसका सॉल्यूशन निकल रहा होगा। तो अब अगर बात करें जिसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा होगा, देन व्हाट, फिर क्या होगा, इफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैव नो सॉल्यूशन, अगर ऐसा केस होगा, नो सॉल्यूशन का केस आ जाएगा, यानी x और y की वैल्यू हमें पता ही नहीं चल रही, x और y की वैल्यू हम निकाल ही नहीं पा रहे, x और y की वैल्यू हम निकाल ही नहीं पा रहे, तो वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट,
inconsistent pair of linear equation in two variables। ठीक है, बस इसको समझो आप। इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दैट मीन जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा वो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, और अगर जिसका सॉल्यूशन निकल रहा है, जिसका सॉल्यूशन निकल रहा है वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, चाहे वन सॉल्यूशन निकले चाहे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकले। ये समझ में आया? अब समझाता हूं। ये एक स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप पे आते हैं, ठीक, इसको भी थोड़ा सा डिसाइड करें। अब आते हैं वन सॉल्यूशन इज यूनिक सॉल्यूशन, यानी सीधी सी बात है, अगर वन सॉल्यूशन आ रहा है या यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, क्या आ रहा है? यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू भी एक ही आ रही है और वाई की वैल्यू भी एक ही आ रही है, मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन ही आ रहा है, वन एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू एक ही आ रही है और वाई की वैल्यू भी क्या आ रही है? एक ही आ रही है। तो उसे हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइन्स। वो कैसी लाइन ड्रॉ हो रही है? इंटरसेक्टिंग लाइन। दैट मीन्स ये आप देख रहे हो, ये लाइन, ये एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, x प्लस 2y इक्वल टू 4। जब यहाँ पे हम रख रहे हैं तो देख रहे हो कहीं पे मीट कर रहे हैं, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? मीट कर रहे हैं, मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, वही क्या है? सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन है। वहीं से क्या निकल रहा है? एक्स की वैल्यू भी निकल रही है और वाई की वैल्यू भी निकल रही है। क्या निकल रही है? एक्स की वैल्यू भी निकल रही है और वाई की भी वैल्यू निकल रही है। ठीक है, समझ में आई बात? जब भी यूनिक सॉल्यूशन का केस होगा तो वो कैसी लाइन होगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। थोड़ा सा और आते हैं, जहां पे ये कोइंसाइड ही नहीं कर रहे, मतलब कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, एक दूसरे से पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है, वहां पे केस होगा नो सॉल्यूशन का। क्या होगा? नो सॉल्यूशन का। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू भी नहीं निकल रही, एक्स की वैल्यू भी नहीं पता और वाई की वैल्यू भी नहीं निकल रही, है ना? दोनों ही केस होगा। अच्छा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का क्या केस होगा? वो कोइंसिडेंट होंगी। क्या होंगी? एक दूसरे पे लाइन क्या होगी? कोइंसिडेंट कर रही होगी। तो वहां पे केस होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का। क्या होगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का। अच्छा, अब थोड़ा सा और समझते हैं। मैंने एक चीज बताया, जिसका सॉल्यूशन निकाल रहा होगा वो क्या होंगे? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन होंगे कि नहीं? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे। क्या होंगे? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे। ठीक, तो यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकल रहा है, तो ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना? और यहाँ पर एक सॉल्यूशन निकल रहा है, मतलब सॉल्यूशन निकल रहा है, तो ये भी क्या होगा? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। क्या होगा? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। ठीक है, क्लियर? समझ में आई बात? यानी एक अगर इंटरसेक्ट करके सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। जब ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन। यहां पर जब ये क्या करेंगे? कोइंसिडेंट कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो क्या होगा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। अब आते हैं थोड़ा कंडीशन के ऊपर, ये पढ़ेंगे क्या कंडीशन होगी अगर आपका यूनिक सॉल्यूशन का केस आ गया। इसका मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है, नॉट इक्वल होगा। क्या होगा? नॉट इक्वल होगा। ये क्या मतलब है? अच्छा, ये चीज आई है, इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये a1 का मतलब क्या है? जैसे अगर यहाँ पे दो इक्वेशन दिए हुए हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हमें क्या करना है? जो ये कोफिशियंट है ना, कोफिशियंट है और कांस्टेंट टर्म है, उनको कंपेयर कर रहे हैं। क्या कर रहा है? कंपेयर कर रहे हैं। यानी a1 अपॉन a2 इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये कंडीशन आ गई, इसका मतलब सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है इसका। क्या होगा? मतलब आपसे कोई पूछे कि आपको ये भी नहीं पता है कि यूनिक सॉल्यूशन भी नहीं पता, आपको इंटरसेक्टिंग लाइन भी नहीं पता, ठीक है, आपको नहीं पता कि यूनिक सॉल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस भी हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है लाइंस, आपको सिर्फ ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये आपको इक्वेशन दिया है, आपको यहां से बोल रहा है कि आपको पता करना है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा कि नो सॉल्यूशन होगा कि क्या होगा? इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होगा। आपने देखा कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जैसे ही आपको ये दिखा, आपको c1 c2 के लिए तो जाना ही नहीं है, यहीं पे दिख गया कि a1 इज नॉट a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। दैट मीन्स किसका केस हो गया? यूनिक सॉल्यूशन का केस हो गया। नो सॉल्यूशन के केस में आ जाते हैं। जब आपने देखा कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, लेकिन जैसे ही आपने देखा कि c1 इज
B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये किसका हो गया? नो सॉल्यूशन का केस हो गया। किसका सॉल्यूशन का केस हो गया? नो सॉल्यूशन का। लेकिन जब कोइंसिडेंट लाइन का केस होगा तो उसमें आपने देखा A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। इस इक्वेशन से मतलब A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। यहां से आपने फाइंड आउट कर लिया, यानी इस दोनों इक्वेशन से, ठीक है, आपने क्या फाइंड आउट किया कि इसके क्या है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है ना? ये फाइंड आउट किया। अच्छा, ये कैसे फाइंड आउट हो पाया आपको? ये फाइंड आउट हो पाया कि भैया जब हमने देखा कि क्या है, ये इक्वल ही है, सभी क्या है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसके इसका मतलब हुआ कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और लाइन कैसी है? कोइंसिडेंट लाइन है। क्या है? कोइंसिडेंट लाइन, यानी हर पॉइंट पे सॉल्यूशन है। ठीक। नो सॉल्यूशन के केस पे क्या देखा आपने? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 का केस आया। इसमें आपने देखा कि नो सॉल्यूशन आया और पैरेलल लाइंस होगी। इस केस में आपने देखा कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो इसमें भी आपने देखा कि क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा या इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, है ना? तो ये चीज जो आपने समझी अभी तक, जो मैंने समझाया, इसी को एक टेबल के फॉर्म में हम देखेंगे। जैसे अब ये देखो टेबल, दो इक्वेशन दिए हैं। क्या दिए हैं? दो इक्वेशन। थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं फिर आते हैं। x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0 दे रखा है। अब यहां से आपको देख लो A1 अपॉन A2। अच्छा, x का कोफिशिएंट क्या है? 1 ही होगा, तो A1 क्या होगा? 1। और x का कोफिशिएंट यहाँ पे दूसरे वाले में इक्वेशन में क्या है? 3 है, तो 1 अपॉन 3। B1 अपॉन B2 माइनस 2 अपॉन 4। क्या ये इक्वल है? नहीं ना। और जब ये इक्वल नहीं है तो दैट मीन्स ये क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन का केस आया। किसका सॉल्यूशन का केस आया? यूनिक सॉल्यूशन का केस आया, मतलब वन सॉल्यूशन का केस आया। और कैसी लाइन होगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, मतलब A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 का केस आया। लेकिन इस वाले केस में हम देख रहे हैं 2:4, 3:6, 9 माइनस 9 अपॉन माइनस 18। जब हम देख रहे हैं तो ये 1 अपॉन 2 आ रहा है, ये भी 1 अपॉन 2 हो रहा है, ये भी 1 अपॉन 2 हो रहा है। दैट मीन्स सभी क्या है? इक्वल आ रहे हैं। जब इक्वल आ रहे हैं तो हमने बात करी कि इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होगा। कैसी लाइन होगी? कोइंसिडेंट लाइन होगी, है ना? और एक और बात करी हमने, यहाँ पे देखो इनके कोफिशिएंट से जब हमने मिलाया 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 4 एंड 4 माइनस 4 अपॉन माइनस 12, यानी ये तो इक्वल हो जा रहा है 1 अपॉन 2 का 2, ये भी 1 अपॉन 2 हो जा रहा है, बट ये हो रहा है 1 अपॉन 3, है ना? इसका मतलब ये समझ में आया कि A1 अपॉन A2 तो हो रहा है इक्वल टू B1 अपॉन B2, बट B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन का केस आया और पैरेलल लाइन हुआ। अच्छा, इसमें एक चीज थोड़ा मैं ऐड कर देता हूँ, वो ये कि इसमें से जिस जिसका सॉल्यूशन होगा वो कैसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा? वो होगा आपका कंसिस्टेंट। तो ये आपका अगर देख रहे हो आप, ये अगर आप देख रहे हो तो ये क्या है? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है। क्या है? कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना? ये वाला भी अगर आप देखो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन का, ये भी केस देखो आप, ये भी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है। क्या है? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, ये भी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बट ये वाला जो है आपका, इसको थोड़ा सा ब्लैक पेन से कर रहे हैं, इसको रुको, ऐसे इस पेन से करते हैं, ठीक है? ये वाला नो सॉल्यूशन का केस है। आज जहां नो सॉल्यूशन का केस आया उसके बारे में हमने बात करी थी, क्या होगा? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है? तो ये था हमारा ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है? किस तरीके से ग्राफ के बारे में हमने बात करी अभी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ अब स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स को। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इस एग्जांपल को समझो। क्या कह रहा है? ग्राफिकली कर रहा है कि x प्लस 3y इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 दे रखा है। यहां से हम निकाल दो a, अगर मैं यहां से निकालूं, एक मिनट थोड़ा सा इसको इरेज करो। नो, अब आओ, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे बात करूं A1 यहाँ पे क्या होगा? 1 है। और यहाँ पे अगर बात करूं
B1 क्या है, फर्स्ट वाले इक्वेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो B1 है हमारा 3 एंड C1 हमारा क्या है, C1 हमारा -6 है, क्या है -6 है। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे, क्योंकि देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करोगे ना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जब करोगे तो x प्लस 3y -6 इक्वल टू 0 होगा। तो c की वैल्यू क्या आ रही है, -6 आ रही है। यहाँ पर देखो 2x माइनस 3y -12 इक्वल टू 0 आएगी। तो ये हो गया आपका ये। अब a2 की बात करें, a2 हमारा क्या है, 2 है, b2 क्या है हमारा -3 है एंड c2 क्या है हमारा -12 है ना। ये हमारे आ गए, कुछ नहीं करना है, हमें ग्राफ के थ्रू करना था। ग्राफ के थ्रू करने का मतलब हुआ यहाँ से हमें ग्राफ के थ्रू करना है। ये तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में बता दिया, और ये मैंने इसलिए बताया है आपको, ये चीज मैंने इसलिए बताई क्योंकि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग समझ में आए कि A1 B2 और C2 क्या है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब ग्राफ के हिसाब से कैसे सॉल्व करना है उस पर डिस्कस करेंगे। देखो किया क्या है, कुछ नहीं करना है। जैसे ये x प्लस 3y इक्वल टू 6 है, यहाँ से x की वैल्यू को रख दो। मतलब अगर हमें x की वैल्यू रखनी है तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि x इक्वल टू 6 माइनस 3y कर देते हैं। क्या कर देते हैं, x इक्वल टू 6 माइनस 3y। बट यहाँ पे ऐसा होता है कि हमें x की वैल्यू पुट करनी होती है, y की वैल्यू निकालनी होती है। तो हम क्या करेंगे, y निकालेंगे। y इक्वल टू 6 माइनस एक्स अपॉन 3, ठीक है, 6 माइनस एक्स अपॉन 3, ये हो गया। अब x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करते जाओगे वैसे वैसे y की वैल्यू आती जाएगी। x की वैल्यू 0 रखोगे यहाँ पर तो 6 माइनस 0 अपॉन 3 यानी 6 अपॉन 3 यानी 2 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। अगर x की वैल्यू यहाँ पे क्या रख देंगे, 6 रखेंगे, 6 माइनस 6 अपॉन 3 यानी 0/3, दैट मीन 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, सेम वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, हमें y निकालना है। y के लिए क्या करना होगा, 2x को इधर भेजोगे, यानी जैसे यहाँ पे रखो, थोड़ा सा इसको ऐसे लिखते हैं, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 है। ठीक है, तो 2x को इधर भेजेंगे, -3y इक्वल टू 12 माइनस 2x हुआ, y इक्वल टू, ठीक, थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूं, -3y इक्वल टू 12 माइनस 2x। इस माइनस को कैंसिल करना है तो माइनस को क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड में। तो जब माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, या माइनस को माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, +3y हो जाएगा, ये हो जाएगा -12 है, -12 ये +2x, तो हो जाएगा 3y इक्वल टू 2x माइनस 12, y इक्वल टू 2x माइनस 12 अपॉन 3। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे। एक बार x की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो मान लो कि हमने 0 रखा है, क्या रखा है, 0 रखा है, तो 0 माइनस 12 अपॉन 3, तो जब किया हमने -4 आया। चलो एक बार हमने 3 रखा, 0 माइनस, अरे 3 to 6, 6 माइनस 12 अपॉन 3, तो यहाँ पे हमारा आ गया -6 अपॉन 3, तो हमारा आ गया -2, दैट मीन्स यहाँ पे -2 रखा। अब तुम बोलोगे सर ये 0 6 क्यों ले रहा है, क्या हम कुछ और भी रख सकते, कुछ भी x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, बट ध्यान ये रखना कि ग्राफ में उसको रिप्रेजेंट कर पाओ, इसलिए छोटा नंबर लेना, ज्यादा बड़े नंबर नहीं लेना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो ये चीज होती है। तो हमने जैसे किया, अब यहां से हमारी वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, एक बार x एक्सिस पे 0 लेंगे तो y हमारा 2 होगा, x एक्सिस पे 0 और y हमारा 2, तो ये पॉइंट हो गया, ध्यान से ध्यान दो, ये पॉइंट हो गया हमारा, है ना, ये हमारा पॉइंट हो गया। और एक बार हमने x की वैल्यू 6 ली, x की वैल्यू यानी x एक्सिस पे देखेंगे, x एक्सिस पे 6 है, तो y हमारा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, y हमारा 0 हो रहा है, मतलब y वाली लाइन पर हम जा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो y क्या है, 0 है, तो दैट मीन्स वो यहीं पे यही पॉइंट होगा। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन को x प्लस 3y का हुआ। सेकंड देख रहे हैं, जब हम 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू -4 आ रही है, 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, -4 आ रही है। जब हम 3 रख रहे हैं x की जगह पर, मतलब x की जगह पर क्या रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, तो y की वैल्यू -2 आ रही है, क्या आ रही है, -2 आ रही है। x की जगह पर जब हम 3 रख रहे हैं तो y की जगह पर क्या आ रहा है, हमारा ये पॉइंट आ रहा है -2, है ना, देखो -2, ये ऐसे, तो ये हो गया। अभी एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने कि जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, वो कौन सा पॉइंट है, वो 6 0, यानी x एक्सिस पे 6 और y पे 0। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, x की वैल्यू 6 आ रही है और y की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। इस तरीके से हमने सॉल्यूशन निकाल दिया। समझ में आया, जहां पे भी ये कोइंसिडेंट किए या इंटरसेक्ट किए,
वहीं पर हमारा क्या आ गया, एक्स और वाई की वैल्यू निकल गई। ठीक, ये होता है एक्स और वाई की वैल्यू यानी सॉल्यूशन निकालने का तरीका। ठीक, नाउ अब हम आते हैं अलजेब्रिक मेथड के ऊपर। किसके ऊपर, अलजेब्रिक मेथड के ऊपर। यार इसमें ना देखो दो तरीके के मेथड, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक आपका होगा एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब ही समझ में आ रहा है, सब्स्टिट्यूट करना। क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना। दैट मीन्स कि किसी की जगह पर किसी को रखना है, वही क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। तो सब्स्टिट्यूट मेथड का स्टेप देख लो। जैसे मान लो ये दिया हुआ है 7x माइनस 15y। अच्छा ये क्या तरीका, ये भी सॉल्यूशन यानी x और y की वैल्यू निकालने का तरीका है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कर रहा है, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 दिया है, x प्लस 2y इक्वल टू 3 दे रखा है। यहां से हम क्या करेंगे, मान लो किसी एक इक्वेशन को लेते हैं जो, देखो ध्यान रखना इसमें थोड़ा सा स्टेप ये ध्यान रखना कि जो इजी इक्वेशन है, मतलब ये इजी इक्वेशन है, यहां से हमने क्या कर दिया, x की वैल्यू निकाल दी 3 माइनस 2y। क्या निकाल दी, x की वैल्यू 3 माइनस 2y, क्योंकि x इधर रहेगा 2y जब इधर जाएगा तो माइनस में 3 माइनस 2y। इस x की वैल्यू को क्या करना है कि फर्स्ट वाले इक्वेशन के ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जहां पे x होगा ना, जहां पे x होगा वहां पर हम क्या कर देंगे, जो ये x की वैल्यू निकाले हो इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट पे। चलो भैया, हमने इक्वेशन फर्स्ट पे ये x की वैल्यू है, हमने 7 और x की जगह पर क्या रख दिया 3 माइनस 2y, सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू 2। इसको मल्टीप्लाई कर 7 से 21, 7 टू जब 14, ये माइनस 15y इक्वल टू 2। ये क्या हो जाएगा, माइनस 29y, 21 इधर जाएगा तो माइनस 19 माइनस 21 क्या हो जाएगा आपका, सॉरी ये 2 है ना, हाँ 2 है, तो ये इधर जाएगा तो माइनस 19 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस 29, वाई इक्वल टू 19 अपॉन 29। वाई की वैल्यू हमारी आ गई 19 अपॉन 29। जब वाई की वैल्यू आ गई ना, क्या आ गई वाई की वैल्यू, तो इस दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन पे वाई की वैल्यू रखकर एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। सिंपल वाले पर रखो जो थोड़ा सिंपल हो। तो देखो एक्स प्लस 2y है ना, यानी यहाँ पे देखो ये थर्ड इक्वेशन भी है आपका, x इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 19 अपॉन 29। जब हमने x की वैल्यू यहाँ पे निकाली तो कितनी आई, 49 अपॉन 29 आ गई ना। तो ये इस तरीके से भी सॉल्यूशन निकाले जाते हैं। ये आपका कौन सा मेथड था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें पहला स्टेप क्या था कि दो इक्वेशन दिए हैं, इसमें से किसी एक सिंपल इक्वेशन को लेकर x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। x इक्वल टू 3 माइनस 2y आ गया। अब जो x की वैल्यू आई है ना, इसको y की जगह पर जो फर्स्ट इक्वेशन है उस पर रख दोगे। जैसे ही रखोगे उसको सॉल्व करोगे, हमारे एक वैल्यू आ जाएगी यानी y की वैल्यू आ जाएगी। जो ये y की वैल्यू आई है इसको क्या करो, ये एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन और ये एक इक्वेशन जो हमने x की वैल्यू निकालने के लिए रखी थी उसकी जगह पर ये हम वैल्यू रख सकते हैं। तो जहां जहां पर y होगा वहां पे हम ये वैल्यू रख देंगे, रखा हमने, और हमारे x की वैल्यू फाइंड आउट होगी। ठीक है, तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो निकालने हैं, चलो तो आप निकाल लेना, उसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, ये देख लेने का है। आते हैं थोड़ा सा हम एलिमिनेशन मेथड के ऊपर। बेसिकली ये कंसेप्ट है, ठीक है, जो समझाया जा रहा है। इसके बाद हम एक्सरसाइज पर चलेंगे और एक्सरसाइज को भी क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। बट इस वीडियो में सिर्फ हम कंसेप्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए। एलिमिनेशन मेथड का मतलब देखो, वहां पे सब्स्टिट्यूशन में क्या था, सब्स्टिट्यूशन में क्या था कि हम सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, किसी की जगह पर किसी को रख रहे थे। एलिमिनेशन में क्या कर रहा है, कंप्लीटली एलिमिनेट कर देना। क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना। चलो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मान लो कि यहां से एक इक्वेशन बना, ठीक है, जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन बना, थोड़ा सा इसको और सिंपल करते हैं, और थोड़ा सिंपल करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो एक बना 9x, यहाँ पे आते हैं 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000, ये बना है हमारा। और 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बना। दो इक्वेशन दिए हुए हैं, अब इसको हमें सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे भैया, कुछ नहीं करना है। और एलिमिनेशन मेथड, कौन सा मेथड यूज करना है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, थोड़ा सा ना सिंपल वाला लेके चलते हैं, रुको आओ यहाँ पर आओ, एक ग्राफ का लेके चलते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे दिया है x माइनस 2y इक्वल टू 0, या और थोड़ा सा लेके चलते हैं, लाइक यहाँ पर 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, 4x प्लस 6y इक्वल टू 12, तो कोइंसिडेंट वाला होगा। ये लेके 2x प्लस 3y इक्वल टू 6,
थोड़ा सा यहाँ पे आता है, यहाँ पे नहीं वहीं पे करेंगे। 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। और ये क्या है आपका x प्लस 2y इक्वल टू 4। इसको थोड़ा इजी वे में समझाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा। चलो आ जाओ, x प्लस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, चलो आते हैं। यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड लगाने वाले हैं। कौन सा मेथड? तो फर्स्ट आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हुआ। दूसरा है x प्लस 2y इक्वल टू 4, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हुआ। हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। अब तुम बोलोगे सर किसको एलिमिनेट करें, तो ध्यान दो, इसमें एलिमिनेट करेंगे या तो x को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दो, या यहां से हम y को एलिमिनेट कर दो, लेकिन किसी एक को तो एलिमिनेट करना है। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो 2x दिया है, यहाँ पे तो x दिया है, तो एलिमिनेट कैसे होगा? यहाँ पे अगर y को एलिमिनेट करना चाहते हैं, यहाँ पे 3y दिया है, यहाँ पे 2y दिया है, तो ये कैसे एलिमिनेट होगा? क्योंकि इक्वल तो है ही नहीं। देखो ध्यान यही देना है कि यहाँ पे 2x है ना, चलो हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं। किसको? मैं बस एलिमिनेट करने का तरीका दोनों को बता दूंगा और दूसरा फिर बताऊंगा। 2x है, यहाँ पे x है, तो ऐसा क्या करें कि यहाँ पे 2x हो जाए, तो दैट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर जब हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस सभी में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, बैलेंस रहना चाहिए। क्यों करना है मल्टीप्लाई? क्योंकि बैलेंस रहे। तो चलो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इसमें हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2x प्लस 4y इक्वल 2x प्लस 4y इक्वल टू 4 टू जा 8, है ना। ये थर्ड इक्वेशन हुआ। तो अब यहाँ पे देख रहे हो, फर्स्ट इक्वेशन में हमने देखा कि x प्लस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 2x प्लस 4y इक्वल टू 8 है ना। यानी इस दोनों इक्वेशन में से, यानी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड टू इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हमें क्या मिलेगा? अब क्या करेंगे भैया? सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। ध्यान से देने वाली बात है। या फिर ऐसे करो, इसको भी थोड़ा सा और सिंपल करते हैं, ज्यादा तुम्हें घुमाते नहीं है। यहाँ पे हमने कर लिया, बैलेंस हो गया ना। अब यहाँ पे ऐसा क्या करें कि ये 2x एलिमिनेट हो जाए, सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो मान लो कि हम थर्ड में क्या करते हैं, हम फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सॉरी फर्स्ट में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे माइनस हुआ और इनटू। अब ये इनटू कैसे आता है? तुम्हें एक चीज पता होगी, a प्लस बी माइनस ए माइनस बी, ऐसा होता है। ए प्लस बी, ये माइनस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? इनटू होता है ना। ए माइनस इंटू प्लस, तो माइनस ए, माइनस इंटू माइनस प्लस बी, ऐसा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाता है ना। तो ये ध्यान देना, इसलिए यहाँ पे माइनस इंटू किया हुआ है, ठीक है, जिससे कि आपको इजी लगे थोड़ा सा। वो तब लगे जब माइनस का केस आएगा। अब यहाँ पे प्लस का केस है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। जब हमने सॉल्व किया तो ये 2x, ये 2x खत्म, क्योंकि ये प्लस में था, ये माइनस में था, खत्म। ये 3x है, ये माइनस 4y है, मतलब 3y है, ये माइनस 4y, तो माइनस y बचा, क्योंकि 4y है। 4y क्या होता है? 3y से बड़ा है, और 4y के साथ कौन सा साइन है? माइनस का साइन है, सो दैट्स वाई। अब माइनस 8 में से 6 को माइनस करेंगे, माइनस 2 आएगा। दैट मीन्स y की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 2 आ गई। क्या आ गई? 2 आ गई। यानी y क्या हो गए? कैंसिल हो गए। जब y की वैल्यू हमें पता चल गई तो अब हमें क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? x की वैल्यू। कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। या ठीक है ना, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में कर देते हैं, या सेकंड में, सेकंड वाले में, इन इक्वेशन सेकंड। तो हमें पता चला x प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 2 क्या हुआ? इसको थोड़ा सा और अच्छे से करते हैं, x प्लस 4 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 माइनस 4, तो x इक्वल टू क्या आया? 0 आया। क्या आया? x इक्वल टू 0 आया। दैट मीन्स y की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू 0 आ गई। किस तरह का मेथड था? एलिमिनेशन मेथड। कैसे एलिमिनेशन मेथड यूज किया हमने? हमने पहला स्टेप क्या किया
ये हमारे दो इक्वेशन थे, 2x प्लस 3y, x प्लस 2y इक्वल टू 4। इसमें से क्या करना था कि हमें किसी एक को एलिमिनेट करना, x वेरिएबल को या y वाले को एलिमिनेट करना। हमने x को एलिमिनेट करने की सोची, तो x को एलिमिनेट करने के लिए हमने देखा यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x ही है, तो क्या करें ऐसा कि यहाँ पे भी क्या हो जाए 2x आ जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 4y इक्वल टू 8 आया। अच्छा, आ गया, चलो भैया हो गया, डन, वेल डन, कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे भी 2x है, अब कैसे एलिमिनेट करें? एलिमिनेट करने तो माइनस तो करना पड़ेगा ना, अगर माइनस करेंगे तो 2x माइनस 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2x माइनस 2x यानी माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू माइनस इंटू ये 2x के साथ क्या है, प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस क्या हुआ, माइनस हुआ। फिर यहाँ पे प्लस था तो माइनस इंटू प्लस माइनस हुआ, माइनस इंटू प्लस तो माइनस हुआ। अब ये 2x कैंसिल हो गया, 3/4y माइनस किए तो माइनस वाई, यहाँ पे -8 में से 6 गया तो -2, तो माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 2 आ गई। जैसे ही y की वैल्यू 2 आई, हम तीनों में से किसी एक इक्वेशन में क्या कर देंगे, y की वैल्यू को पुट कर देंगे। हमने सेकंड वाले में y की वैल्यू को क्या कर दिया, पुट कर दिया। जैसे ही पुट किया हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो इस तरीके से हमने एलिमिनेशन मेथड को यूज करना होता है, ठीक है। तो यही तरीका होता है। फर्स्टली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे नॉन जीरो कांस्टेंट को, जिससे कि क्या हो कि जिसकी कोफिशिएंट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। फिर ऐड करें या सब्ट्रैक्शन करें, ठीक है। एक्स की वैल्यू वैसे ही निकालना जो मैंने समझाया, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब कुछ समरी ऑफ द चैप्टर पे बात कर लेते हैं, फिर खत्म करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड, अलजेब्रिक मेथड, और दोनों तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं, सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। ग्राफिकल मेथड में जिसके सॉल्यूशन आ रहे हैं वो कंसिस्टेंट होंगे, जिसके सॉल्यूशन नहीं आ रहे वो इनकंसिस्टेंट होंगे, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। डिपेंडेंट किसे कहेंगे, जिसके सॉल्यूशन आ रहे हैं वो डिपेंडेंट का केस होता है। किसका केस होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल से डिपेंडेंट इक्वेशन कहेंगे उसे, जो कंसिस्टेंट होंगे। कंसिस्टेंट मतलब जिसके सॉल्यूशन आ रहे होंगे, ठीक है, क्लियर। उसके बाद अलजेब्रिक मेथड की बात करें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड यूज किया जाता है, ये भी क्लियर है। अब यहाँ पे कंसिस्टेंट किसे कहेंगे, जिसका एक सॉल्यूशन आ रहा हो। तो जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है तो उसका क्या होता है, वन सॉल्यूशन का केस होता है। जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि इसका नो सॉल्यूशन का केस आएगा। किसका सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का केस आएगा। अब जो तीसरे में देख रहे हो कि सभी का रेशियो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, इसके क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशन। तो ये भी क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा और डिपेंडेंट होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा और डिपेंडेंट होगा। आई होप इस वीडियो में जो भी मैंने समझाया वो आपको समझ में आया होगा। एंड कितना आ गया है, एंड जो भी इसके कंसेप्ट है मैंने कंप्लीट करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर स्टूडेंट्स पहले भी कंसेप्ट को समझाएंगे, लेकिन तब तक इस वीडियो में जितना हमने पढ़ाया वो सफिशिएंट है। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड